हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यकांत वर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। आज हम आ चुके हैं कक्षा 12 का फिजिक्स लेकर के, जो कि हमारा चल रहा था चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक आज का होने वाला है आवेश के मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। इसके पिछले वाले क्लास में हमने कूलाम के नियम को पढ़ा, अच्छे से मैंने परिभाषा समझाया आपको, फार्मूला बनाया और उस पर अभी एग्जाम्पल सवाल हम देखेंगे। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये भी उसी से रिलेटेड टॉपिक है। जैसे हमने कल कूलाम के नियम को पढ़ा, कूलाम के महत्व को समझा, कूलाम के नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी उसको मैंने कल बताया आपको। ये कूलाम का नियम जो है दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही है, यानी दो स्थिर बिंदु आवेश के लिए ही यह नियम सत्य है, कूलाम का नियम। और उसी आवेश के मात्रक के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जो यूनिट्स होते हैं, जो मात्रक होते हैं, वो कुल लगभग 3 प्रकार के, मैक्सिमम 3 प्रकार के होते हैं। जैसे SI यूनिट, MKS यूनिट और CGS यूनिट। इन 3-4 प्रकार के यूनिट के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, आज जानकारी लेंगे। तो हमारा टॉपिक जैसे है आवेश के मात्रक, इसके बारे में हम समझते हैं। पहले हम बात करेंगे SI यूनिट की। तो लिखते हैं आवेश का SI यूनिट क्या है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। जो पूरे विश्व में यूनिट बताया जाता है, आवेश का SI मात्रक क्या है, कूलाम है। ठीक है। इसके अलावा भी दूसरे पद्धति में इसका मात्रक दूसरा होगा, अलग होगा, उसको भी हम जानेंगे। इसके साथ हम लिख सकते हैं आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। इसके बाद लिख सकते हैं वायु या निर्वात में कार्यरत वैद्युत आवेशों के बीच उत्पन्न वैद्युत बल के लिए लिखेंगे F = 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। ये फार्मूला हमने पिछले क्लास में बनाया है कूलाम के नियम में, और इतना न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन, SI यूनिट हो जाएगा इसका। ठीक। अब अगर इसे हम थोड़ा सा चेंज करें, कैसे करेंगे चेंज, हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू है कांस्टेंट है, हमने पिछले क्लास में बता रखा है आपको। तो हम इसको लिख सकते हैं F = 9 × 10⁹। इसका मान क्या होता है, 9 × 10⁹। और उसके बाद हम लिखेंगे 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2/r²। ये भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद यदि लिखें हम, यदि Q1 = Q2 = 1 कूलाम, यदि हम ऐसा कहें कि जो Q1 Q2 दोनों स्थिर बिंदु आवेश हैं, उनका मान दोनों का 1 कूलाम है, और जो दूरी है तथा जो दोनों के बीच की दूरी है r, वह है 1 मीटर। 1 मीटर है। तो अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः F = इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 × 1/1² तो इसको सॉल्व करने पे 1 ही आएगा हमारा। तो 1 का मल्टीप्लाई 9 × 10⁹ में होगा, तो
F का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम एकांक परिभाषा इसका बना सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले 9 × 10⁹ न्यूटन बल के बराबर होता है। हम ऐसे एकांक परिभाषा इसका बना के कह सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमें, जैसे हमने आवेश के मात्रक को पढ़ा वैसे ही हमें पढ़ना है अब इसमें, जैसे हम पिछले क्लास में भी आपको बताए हैं, एप्सिलॉन नॉट जो एप्सिलॉन 0 है इसका भी आंकिक मान होता है और उसका मात्रक होता है। पिछले क्लास में आप देखेंगे तो हमने जरूर बताया है। तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो निर्वात की वैद्युतशीलता है यानी एप्सिलॉन 0 है, उसका विमी सूत्र की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? विमी सूत्र का। ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। तो लिखेंगे, हेडिंग हमारा बन जाएगा निर्वात की वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र, निर्वात की वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र। ठीक है। अब इसको बनाते हैं। क्या लिखेंगे? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल क्या है हमारा? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब देखिए, विमी सूत्र में हम साफ साफ जानते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, जो हमारा नियत मान है, उसका कोई विमी सूत्र नहीं बनता। उसका आंकिक मान होता तो आंकिक मान का हमारा विमी सूत्र नहीं बनता। किसका बनता है? जो राशियां होती हैं, जो भौतिक राशियां होती हैं, जो क्वांटिटीज होती हैं, उनका हम विमी सूत्र बनाते हैं, डायमेंशनल बनाते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर फिर से अब देखिए, इनका मान तो जो 9 × 10⁹ हमने बना रखा है, इसको लिखेंगे 1/4πε0। अब यदि हम कहें कि एप्सिलॉन 0 यहाँ ले आएं और F को इसकी जगह ले आते हैं, तो एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4π × F है, यहाँ हो जाएगा, और Q1 × Q2/r²। ऐसे बना सकते हैं। तो अब एप्सिलॉन 0 बराबर हमारा फार्मूला बना हुआ दिख रहा है। अब इसमें जो हमारा 1/4π है, यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इसकी जो है कि विमा नहीं बनाएंगे। ये क्या है? आंकिक मान है। अब जो बचा हुआ हमारा F यानी बल है, Q1 Q2 दोनों आवेश हैं, और जो R हमारा डिस्टेंस यानी दूरी है, इनका हम विमी सूत्र बनाएंगे। ठीक। तो हम क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/f। F क्या है? बल है, फोर्स। इसकी विमा क्या लिखेंगे हम लोग? इसकी विमा होती है mL⁻² होती है। इसकी विमा mL⁻² होती है। और इनटू में फिर इधर क्या है? Q1 Q2। Q1 क्या है? आवेश। आवेश Q बराबर I × T होता है, धारा गुणते समय होता है, और इसका विमी सूत्र AT लिखते हैं। और विमी सूत्र को हमेशा बड़े कोष्टक में, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, इनटू फिर से AT, क्योंकि एक Q1 के लिए है, दूसरा Q2 के लिए है, और बटे के r²। R को हम किससे दिखाते हैं? R
कोई दूरी या लंबाई है तो उसको लेंथ कैपिटल एल से दिखाते हैं, और आर स्क्वायर तो एल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पूरे को एक लाइन में लिखते हैं तो क्या बनेगा हमारा, जो ऊपर है उसको ऊपर रखते हैं और जो नीचे से ऊपर जा रहा है तो इनके जो पावर हैं वो प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस बन जाते हैं। हमारा जो लिखने का पैटर्न है वो पहले यम होता है, फिर यल होता है, फिर टी होता है, फिर ए होता है। तो यम इसमें नीचे केवल दिख रहा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यम के पावर -1 बन जाता है। फिर टोटल एल देख लेते हैं कुल कितना है, एल यहाँ 1 है और एल यहाँ 2 है, कुल मिलाकर के 3 हो गया, एल के पावर 3। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो एल के पावर -3 बन जाता है, और टी के पावर यहाँ 1 1 2 है और नीचे -2 वाला ऊपर जाएगा तो +2 बनेगा, यानी एल के टी के पावर 2 पहले से था और 2 और गया तो 4 हो गया, और ए के पावर 2 है ही, तो इतना हमारा हो जाएगा विमीय सूत्र। किसका विमीय सूत्र, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का हमारा विमीय सूत्र बन जाएगा। ये बन के हमारा तैयार हो गया। ठीक है, हमने ये कट क्यों किया, क्योंकि 1/4 पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका विमीय सूत्र नहीं बनता, ये संख्यात्मक मान है इसलिए इसका नहीं, और ये इधर है चीजें। ठीक, अब इसके बाद हम आगे बात करने वाले थे क्वेश्चंस का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है एक। जो कि इस फार्मूले पे हमारा होने वाला है सवाल, हम इसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन एक है, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी कितनी है, 4 × 10⁻15 मीटर। कितनी दूरी है, 4 × 10⁻15 मीटर है। तो बोला है कि इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए, प्रकृति की गणना कीजिए। हमें ये क्वेश्चंस बोल रखे हैं, तो हम पहले ये देखते हैं कि एक प्रोटॉन बोला है और एक इलेक्ट्रॉन बोला है, तो इन दोनों पर आवेश कितना होता है, पहले हमें आवेश को लिखना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं इसे। क्या क्या हमें दिया है, प्रोटॉन के लिए P दे रहा है ना, तो प्रोटॉन पर जो आवेश है, जो चार्ज है, वो कितना है, PQ, या ऐसे लिख लें आवेश ऑफ प्रोटॉन। तो ये दे रखा है, दूरी दे रखा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तो आवेश दिया नहीं, तो हमें ये पता होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश की जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर भी उतना ही आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। बट हमने आपको पिछले क्लास में बताया है कि प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव होता है। तो इनके जो आवेश हैं, यहाँ पर पॉजिटिव का साइन और यहाँ पर निगेटिव का साइन हम लगा देंगे, और जो बीच का जो दूरी दिया है उसको स्मॉल r से दिखाएंगे। 4 × 10⁻15 मीटर दे रखा है। अब कोई भी इसमें चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं, अब हम मान भरते हैं।
तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने आपको अभी बताया जस्ट कि इस पूरे का जो वैल्यू है वो होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 और इंटू में Q1 Q2 क्या है, Q1 क्या है, प्रोटॉन है और Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों का जो वैल्यू है वो भर देते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम और इंटू -1.6 सॉरी माइनस नहीं लगेगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। ये केवल यहीं तक साइन रहेगा, यहाँ पर साइन कोई भरने की आवश्यकता नहीं है। और आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मान कितना है 4 इंटू 10 के पावर -15 मीटर का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब जब हम इसे फाइनली हल करते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पे 9 इंटू 1.6 और 1.6, ठीक है 1.6 इंटू 1.6 इंटू पूरे पहले पावर को लिखते हैं 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर -19 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है, और अपॉन में 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा इंटू 10 के पावर -13 मीटर स्क्वायर ऐसे। और हमें पता है कि हमने बताया था आपको जो बल है तो बल का पूरा फाइनली मात्रक क्या बन के आएगा, न्यूटन आएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे F इक्वल टू इतना दे रखा है। अब देखिए ये 16 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ 1.6 है तो ये 10 टाइम्स में कटेगा 10 बार में, ठीक। तो अब इनका आपस में ऊपर गुणा करते हैं 1.6 है यानी हम 16 समझ रहे हैं, 16 से जब 9 में गुणा करते हैं तो 16 9 कितना आता है 144, यानी 144 में अगर पीछे से एक अंक पे दशमलव लगा देंगे 14.4 हो गया। और पूरे पावर को हम जोड़ घटा लेंगे तो 19 और 19 माइनस माइनस से प्लस जुड़ करके -38 हो जाएगा। 38 में से 9 हम घटाते हैं, -38 में से +9 तो हमारा 10 के पावर -29 आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे हमारा था 10 था और क्या है 10 के पावर जाएगा -30, यहाँ एक 10 का मतलब 10 के पावर 1 तो ये कम हो जाएगा यहाँ से और ऊपर आकर के 10 के पावर -29 होने वाला था, अब ये बन जाएगा प्लस। तो अब ये जो दोनों हैं घट के कैंसिल हो जाएंगे तो F इक्वल टू 14.4 न्यूटन हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक। लेकिन अभी तो ये परिमाण वैद्युत बल का परिमाण आया, अब हमसे पूछ रहा है प्रकृति की गणना कीजिए। तो साफ साफ दिख रहा है आपको, मैंने बता भी रखा है, एक प्रोटॉन पॉजिटिव है एक दूसरा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। तो हमने कहा कि जब विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं एक प्लस दूसरा माइनस तो हमेशा कैसा गुण आता है, आकर्षण का, आकर्षण, ठीक। प्रकृति कैसा होगा, आकर्षण होगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होने वाला है अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल, जिसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी बोलते हैं। अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मल्टी सकते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत को प्रिंसिपल ऑफ सुपर
पोजीशन। यानी हम कहेंगे अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल अध्यारोपण का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, या इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। इसको समझते हैं। जिससे अभी तक हमने कूलाम के नियम को आपको बताया पिछले क्लास में। तो कूलाम का नियम केवल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो वैद्युत बल लग रहा था आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, उनको बता पा रहा था। लेकिन जब दो या दो से अधिक चार्ज होंगे, दो या दो से अधिक आवेश होंगे, तब कौन सा नियम होगा, तो उसको बताने के लिए हम फिर इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। इसको भी देखिए, समझिए ध्यानपूर्वक। कुछ हमने आवेश ले रखा है, ठीक। इनको लिखते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7। 7 बिंदु आवेश हैं, ठीक। Q1 से Q2 पे लगेगा वेक्टर F12, Q1 से Q3 पे लगेगा वेक्टर F13, वेक्टर F14, वेक्टर F15, वेक्टर F16 और यहाँ पे वेक्टर F17। ऐसे हमारे जो लगने वाले बल हैं वो दिख रहे हैं, ठीक। देखिए, इसका जो सिद्धांत है वो क्या होता है, लिखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या लिखेंगे, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो उनमें से किसी एक आवेश, तो उनमें से किसी एक आवेश, तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल, पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए उस अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है, बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये इतना परिभाषा है, ठीक है। इतना डबल इन्वर्टेड कामा में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इतना के बाद आगे हम कह सकते हैं फार्मूला कैसे बनेगा। यदि मान लेते हैं कि यदि कोई निकाय स्मॉल n का, यदि कोई निकाय आवेशों Q1, Q2, Q3, Qn से मिलकर बना है तथा
Q1 आवेश पर अन्य आवेशों Q2, Q3, Q4 Qn द्वारा लगाए गए बल क्रमशः वेक्टर F12, वेक्टर F13, वेक्टर F14, वेक्टर F15 ऐसे करके वेक्टर F1n हो तो आवेश Q1 पर कार्यरत परिणामी बल, तो आवेश Q1 पर कार्यरत परिणामी बल क्या बन जाएगा? वेक्टर F1 बराबर वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस प्लस वेक्टर F1n, इतना हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक, तो ये रहा हमारा अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल अध्यारोपण का सिद्धांत। ये हमने परिभाषा दिया, ये फिगर बना दिया और यहाँ से ये हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, फिर अगले टॉपिक के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें वीडियो को। फिर से नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।